20 जनवरी। ये आर्टिकल बात करता है इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन की। ऑलरेडी 4 जनवरी को हमने ये टॉपिक कवर किया था, जहाँ पे हमने बात की थी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की। मतलब अगर इंडिया के किसी पर्सन ने, किसी कंपनी ने बाहर से लोन लिया है तो उस मैटर में कुछ इशू हो जाता है या लोन रिपे नहीं हो पाता, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। आज का आर्टिकल फोकस करता है इंडिया में इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन के सामने क्या क्या इशू आ रहे हैं। इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन, इसको कवर करने के लिए 2016 में हमने एक कोड बनाया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अभी इस कोड को पूरे हो गए 10 साल, तो डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम में या मेंस में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म था, जहाँ पे हमें एड्रेस करना था चैलेंज ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन का। IR इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन मतलब अगर किसी पर्सन ने 3-4 बैंकों से लोन लिया है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, SBI से, ICICI बैंक से, कोटक बैंक से, तो अगर वो अपना लोन नहीं दे पाता है तब ये पर्सन या हो सके बैंक चले जाते NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, कि अब हमें ये बिजनेस चलाने मुश्किल हो जाए, आप ना कुछ प्लान कीजिए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। इसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन। या फिर बैंक भी चले जाते हैं NCLT के पास। यहाँ पे हमें दो इशू पे फोकस करना था। एक आता था स्ट्रक्चर पे, सेकंड आता टाइम बाउंड मैनर पे। इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन उसका कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाया और कितने समय में हमें इशू सॉल्व करना है ये हमने डिसाइड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले हम जाते थे कोर्ट में आपको पता है तारीख पे तारीख चलती थी तो डिले हो जाता था, साथ ही बैंक का भी लॉस हो जाता था और बिजनेस सेक्टर में भी हमारा ईज ऑफ बिजनेस डूइंग ये कम हो जाता था। एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा जो हेल्प कर सकता है इंडिया को एक स्टैंडिंग बिजनेस वर्ल्ड में। साथ ही हम ब्रिंग करेंगे बैड बॉरोर को या फिर बिग डिफॉल्टर को, उन पे हम केस कर सकते हैं या उन पे कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड उसके सामने कुछ इशू आते हैं। एक आता है उसकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, सेकंड आता है उसका प्रोसीजरल इफिशिएंसी। जेट एयरवेज केस, इसको हमने 4 जनवरी के आर्टिकल में भी देखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेटिव आते, इस वजह से इंडिया की जो इंसॉल्वेंसी रीजन है ये प्लंग हो चुकी है, मतलब वहाँ पे फंस चुकी है। जो हमारा सिस्टम है पूरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंडर में काम करता है। फर्स्ट आता है NCLT, मतलब अगर आपको कुछ इशू है आप चल जाए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। अगर आपको इनका डिसीजन ठीक नहीं लगा तो आप अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर यहाँ ठीक नहीं लगा तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ये पूरा प्रोसीजर है। लेकिन इसके सामने डबल बर्डन आ जाता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IBC के लिए। इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है किस तरह से काम कर रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, साथ ही उसका जो अपीलेट मैकेनिज्म आता है उसको कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल है फेस कर रहे ड्यूअल बर्डन ऑफ हैंडलिंग का, मतलब उनको IBC के अंडर में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सॉल्व करने हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में इनको कुछ कंपनी केसेस भी सॉल्व करने हैं, तो काम का दोहरी बर्डन बन जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये आती 63 मेंबर की, लेकिन इसमें कुछ बॉटलनेक्स आ रहे हैं इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन के लिए। साथ ही काम करता है कॉर्पोरेट ट्रांजिशन का, जैसे मर्जर का एंड अमलगेशन का, मतलब दो कंपनी एक जगह पर मर्ज करनी हो या फिर किसी कंपनी को बड़ी कंपनी हायर कर लेती है, ये काम भी दिखता है NCLT। इसके जो बेंचेस है ये फुली ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इसका जो एवरेज टाइम है इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन का ये अब तक 700 डे के ऊपर चला गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। ये इसके सामने बड़ा चैलेंज आता है। हमें चाहिए नीड फॉर डोमेन एक्सपर्टाइज, मतलब NCLT बेंचेस में भी हमें एक्सपर्ट लोगों को चाहिए। इनकी एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होती है डोमेन एक्सपर्टाइज पीपल से या फिर जिनके पास उस क्षेत्र का नॉलेज है। हमने देखा था जेट एयरवेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो मेंबर है NCLT बेंच के वो लैक करते हैं डोमेन नॉलेज जो रिक्वायर है अप्रिशिएट कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन हाई स्टेक इन इंसॉल्वेंसी मैटर्स में। लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हो जाता है या फिर वो फंस जाते हैं वहाँ पे, NCLT के पास कोई भी इफेक्टिव सिस्टम नहीं है जो प्लेस करे उनके सामने कौन सी केस फर्स्ट आएंगी या कौन सी केस बाद में आएंगी। जैसे जैसे केसेस आते हैं उसको डिसाइड करते चलते, लेकिन उस पर काफ़ी डिले हो जाता है। सिमिलर सिस्टम आती है सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री आती है, उनकी जो स्टाफ है उनके पास काफ़ी बड़ी पावर है किस केस को लिस्ट करना है, किसको लिस्ट नहीं करना है एक पर्टिकुलर मैटर पे। राइटर का कहना है सेम सिस्टम अपना एनसीएलटी बेंचेस में भी शुरू कर दीजिए। हमें क्यों चाहिए इसमें सोल्यूशन, क्योंकि इंडिया का जो मैग्नीट्यूड है बिजनेस का एक काफ़ी बड़ा है, लेकिन करप्शन हमारे सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज खड़ा कर देता है। साथ ही इंडिया का जो इकोनॉमिक एम्बिशन है वो भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें चाहिए सॉल्यूशंस। तो कुछ रिफॉर्म की बात यहाँ पे कही गई है। उन्होंने कहा है आप मैंडेटरी मेडिसिन कीजिए प्रायर टू सबमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, मतलब आप एनसीएलटी के पास जाने से पहले उसको मेडिट करें, मतलब थर्ड पार्टी के पास चले जाइए। हमें चाहिए एक हाइब्रिड मॉडल जहाँ पे हम जुडिशियल एक्सपीरियंस से भी लोग ले सकते हैं, साथ ही डोमेन एक्सपर्टाइज भी यहाँ पे ले सकते हैं एनसीएलटी बेंचेस में। हमें चाहिए कुछ प्रोसीजरल इनोवेशन, नई चीज़ हम कर सकते हैं। क्रिएट करना है स्पेशलाइज बेंचेस फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केसेस के लिए, जो इन्हांस करे इफिशिएंसी को भी साथ ही एक्सपर्टाइज को भी। हमें इंश्योर करना है मर्जर एंड अमलगमेशन आर क्लियर इन टाइम, ये बिजनेस प्रोसेसर फास्ट हो जाए और टाइम पे हो जाए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है जहाँ पे एडिक्वेट कोर्ट रूम्स, क्वालिफाइड एंड परमानेंट सपोर्ट स्टाफ हमें चाहिए। इंडिया का जो इंसॉल्वेंसी रिजिम है ये मस्ट इवॉल्व कर रहा है बियॉन्ड मेयर डेट रिजोल्यूशन, मतलब कर्जा लिया दिया इसके ऊपर हमें जाके एक सर्व करना है प्रोएक्टिव ड्राइवर ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिजेनरेशन में। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ से प्रीलिम इम्पैक्ट पॉइंट बनते हैं। यहाँ पे दो कीवर्ड आते हैं। फर्स्ट आता है ला पेरूस, सेकंड आता है IORIS। देखते हैं क्या ला पेरू यूज। ये एक नेवी की एक्सरसाइज है जिसको होस्ट कर रहा है फ्रांस, जहाँ पे होंगी इंडो पैसिफिक कंट्री की पार्टिसिपेशन। ये एक्सरसाइज हो रही है स्ट्रैटेजिक स्ट्रीट में, जहाँ पे आता है मलक्का, सुंडा एंड लोमबर्ग। यहाँ पे आता है स्ट्रीट ऑफ मलक्का जो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन को। यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे आता है सुमात्रा। सेकंड आता है सुंडा। सुंडा स्ट्रीट कनेक्ट करती है जावा सी से इंडियन ओशन को, यहाँ पे सुमात्रा, यहाँ पे जावा। थर्ड आता है लोमबर्ग स्ट्रीट। ये लोमबर्ग स्ट्रीट की लोकेशन है। ये मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को साथ ही पैसिफिक ओशन को। ये जो 3 स्टेट आते हैं ये क्रिटिकल चोक पॉइंट बन जाते, प्रोवाइड करते एंट्री एंड एग्जिट इनटू इंडियन ओशन रीजन में। इस न्यूज़ में अगला कीवर्ड हमें मिलता है IORIS का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक रीजनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना है, साथ ही कोऑर्डिनेट करना है नेवी की इश्यूज़ में, जहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को, साथ ही इफेक्टिवली एंड कलेक्टिवली फेस करेंगे मैरिटाइम क्राइसिस को इन अ सिंक्रोनाइज मैनर में। मतलब इंडियन ओशन में कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट, डाटा, कम्युनिकेशन एक्सचेंज करेंगे। IORIS यहाँ से भी प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल दिया है टेलीग्राम का, उसमें मिल जाएंगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।